अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सैल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलॉन मस्क जो है वो डॉजकॉइन को क्यों सपोर्ट करते हैं। और इस वीडियो के थंबनेल से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि एंड ऑफ द वीडियो जो है वो हम इथेरियम मर्ज तक जो है वो जाने वाले हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलॉन मस्क की ट्वीट है, आई विल कीप सपोर्टिंग डॉजकॉइन। अब ये डॉजकॉइन को क्यों सपोर्ट करें, तो चलें कुछ टाइम पहले चलते हैं, उन तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो एलन मस्क ने जो है वो बिटकॉइन को पहले सपोर्ट किया। फिर बिटकॉइन की सपोर्ट छोड़ने की वजह ये थी कि एलन मस्क ने ये कहा था कि जो माइनिंग होती है बिटकॉइन की, उसमें कार्बन इमिशन होता है, कोल यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट है वो, जिस वजह से वो बिटकॉइन से वो पीछे हट रहे हैं। अब वो डॉज कॉइन की जानिब जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि डॉज कॉइन में जो है वो ये तमाम चीज़ें जो माइनिंग के लिए एनर्जी लगती है वो कम लगती है। उस वक्त और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिसको हम प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं, जिसमें सोलाना है, आडा है, डॉट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एलन मस्क जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्यों नहीं, उसमें तो कार्बन इमिशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और प्रूफ ऑफ वर्क जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो उन्होंने जो डॉज कॉइन को क्यों सिलेक्ट किया। उस वक्त तो यानी कि इथेरियम मर्ज की बातें भी चल रही थी, वो चाहते तो इथेरियम में भी चले जाते, इथेरियम को और सपोर्ट करते कि इथेरियम मर्ज आने के बाद जो है वो आई विल सपोर्ट इथेरियम। उसमें तो किसी किस्म की कार्बन इमिशन और इस किस्म की एनर्जी का यूज़ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को और आगे ले जाने से पहले इस वक्त जो करंट मार्केट में चीज़ें चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर आप देखें तो 3 एरो कैपिटल लिक्विडेट हुआ, लूना के कोलैप्स हुआ, उसके बाद 3 एरो कैपिटल भी जो आपको लिक्विडेट लॉसेस में नजर आया। इसको हमने कल डिस्कस किया था, इनकी कुछ पोजीशन थी जिनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ने क्रैश किया। यहाँ पर कुछ चेन लिंक्स की और कुछ और अकाउंट्स की जो लिक्विडेशन वगैरह की प्राइस थी वो $8.95 थी। डी फेस्टी ने जो इसको जो वो ट्वीट को शेयर किया था, जब प्राइस ऑन अबाउट जो 913 इथेरियम डॉलर पे थी इथेरियम की प्राइस। उसके बाद जो है इथेरियम की प्राइस 895 पर आई। उसके बाद से दोबारा जो है पुल बैक किया उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करने के बाद, जिस पे जो है वो चेन लिंक का जो कम्युनिकेशन एम्बेसडर समझ लीजिए, ऑफिशियल तो नहीं है ये, इनके जो कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताया कि चेन लिंक जो किसी एक एक्सचेंज की जो प्लेटफॉर्म को जो की प्राइस उसको कंसीडर नहीं करता, कुछ अलग फैक्ट्स बताए, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इस हिसाब से जो पोजीशंस हैं या जिन्होंने लोन लिए वो तमाम चीज़ें जो लिक्विडेट हो रही हैं, उस हिसाब से उतनी प्राइसेस जो हैं वो क्रैश कर रही हैं ताकि उनकी पोजीशंस जो हैं वो लिक्विडेट हो। सेल्सियस के हवाले से कुछ ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ जो है वो डीफाई डैन डॉट ETH ने शेयर की है कि एवे को जो 20 मिलियन का लोन जो है वो रीपे किया है सेल्सियस ने। ये उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तकरीबन 12 घंटे पहले जो है वो तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वो USDC जो है वो आवा प्रोटोकॉल में दोबारा जो है वो सेल्सियस के नेटवर्क वॉलेट 11 से जो है वो पे किया गया है। साथ ही सेल्सियस के CEO की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब ये तमाम चीज़ें अगर आप पीछे जाएँ तो रोनिन वॉलेट के हैक से लेकर और रशिया यूक्रेन पे जो पाबंदी लगाई गई रशिया के ऊपर, उसके बाद से जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में एक तरह का कोलैप्स आना शुरू हुआ, उसमें ज़्यादातर जो थ्रेट हुआ वो प्रूफ ऑफ स्टेक हुआ, क्योंकि इसमें ईज़ी होता है आर्बिट्रेज करना। आर्बिट्रेज को मैं आप इस हिसाब से समझाऊँ कि एक एक्सचेंज पे फ़र्ज़ करें इथेरियम की प्राइस जो है वो $1900 चल रही है और दूसरी एक्सचेंज पे $5 चल रही है, तो $1900 का खरीद के दूसरी एक्सचेंज पे जाके $1905 का सेल आउट कर देना, ये प्रूफ ऑफ स्टेक में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ होती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में तमाम चीज़ें भी चलती रहती हैं। साथ ही जो है हैकिंग प्रूफ ऑफ स्टेक में काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। इसी के साथ जो है वो अब ज़रा आ जाते हैं डॉजकॉइन को इथेरियम के ऊपर लेकर। तो द मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट इन डिजिटल एसेट जो है वो बिटकॉइन मर्ज को कहा जा रहा है, लेकिन एक और इवेंट है जिसको कहते हैं ग्रे स्केल की जो बिटकॉइन की स्पॉट की लिस्टिंग होगी, या USA का जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो तमाम चीज़ें भी एक बहुत बड़ा इवेंट होगी क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब ज़रा इथेरियम मर्ज को देख लें तो इथेरियम मर्ज काफ़ी सालों से जो डिले हो रहा है, अब इथेरियम मर्ज को थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर जाकर देखते हैं तो आपको यहाँ नज़र आता है कि अगर आप देखें तो इथेरियम मर्ज को 2 चीज़ों में आप जो इजीली डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क एसेट और दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक एसेट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट आउट है जो इस आर्टिकल में जो शेयर आउट हुए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इसको जो ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाता है तो प्रूफ ऑफ स्टेक की जो 1/5 सप्लाई होगी वो जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चली जाएगी, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क के जो एसेट्स हैं वो 1/5 कम हो जाएंगे। अब इस चीज़ को समझिए, प्रूफ ऑफ वर्क के जो एसेट्स हैं, जो काम प्रूफ ऑफ वर्क करता है, प्रूफ ऑफ वर्क की जो सप्लाई है, प्रूफ ऑफ वर्क की जो एसेट है जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम भी शामिल है, तो अगर इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा तो जो प्रूफ ऑफ वर्क की एसेट्स हैं वो तमाम चले जाएंगे प्रूफ ऑफ स्टेक में। प्रूफ ऑफ स्टेक में इस वक्त पहले कौन कौन मौजूद है, कार्डानो, सोलानो, आर्डो वगैरह मौजूद हैं। इसके साथ आपको इसमें इथेरियम भी आता हुआ नजर आएगा, तो प्रूफ ऑफ स्टेक की सप्लाई जो बढ़ जाएगी। जब प्रूफ ऑफ स्टेक की सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर आप देखें तो मर्ज विल अमाउंट टू डिक्रीज, मर्ज जो है वो डिक्रीज करेगा। टोटल सप्लाई ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एसेट, प्रूफ ऑफ वर्क एसेट की जो टोटल सप्लाई वो डिक्रीज हो जाएगी, इथेरियम जो प्रूफ ऑफ स्टेक में चले जाएगा। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक, और प्रूफ ऑफ स्टेक की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो द प्रूफ ऑफ वर्क एसेट इम्प्लाइज इन इंक्रीज इन द प्राइस, तो प्रूफ ऑफ वर्क की प्राइसेस में इंक्रीज आएगा।
और प्राइमरी प्रूफ ऑफ वर्क एसेट जो है वो बिटकॉइन कहलाएगा। एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक, और प्रूफ ऑफ स्टेक की सप्लाई में इंक्रीज आने की वजह से जो है वो डिक्रीज आएगा प्रूफ ऑफ स्टेक की प्राइसेस में, बेस्ड ऑन द करंट कैपिटलाइजेशन। इस वक्त की जो कैपिटलाइजेशन उन तमाम चीज़ों पे चीज़ें बेस्ड करती हैं। द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक एसेट विल बी, जो सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ स्टेक एसेट होगा वो आपको जो है वो इथीरियम नज़र आएगा। मर्ज के दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर इथीरियम कामयाब नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है इथीरियम की प्राइस जो है वो आपको इतनी हाई नज़र नहीं है। अगर इथीरियम कामयाब हो जाता है तो जो डिफरेंट जो प्रूफ ऑफ स्टेक के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो इथीरियम के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर देख लेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक है कौन कौन, इस वक्त जो प्रूफ ऑफ स्टेक में वो कौन कौन मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं POS कॉइन जनरेट न्यू ब्लॉक थ्रू प्रूफ ऑफ स्टेक POS। इसमें अगर आप देखें तो टॉप 10 में आपको BNB, कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट, एवलांच, नेयर प्रोटोकॉल, कॉस्मोस, HTN भी नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टॉप 4 या टॉप 5 ले लें तो नेक्स्ट मर्ज आने के बाद जो इसमें टॉप 1 पे जो आपको इथीरियम नज़र आएगा, फिर आपको BNB, कार्डानो, सोलाना, आडा, पोल्काडॉट वगैरह नज़र आ सकते हैं। अब ज़रा प्रूफ ऑफ वर्क में जाते हैं, अब उसको कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा एलन मस्क की जो डॉज को सपोर्ट करने की वजह को। यहाँ पर आप देखें तो बिटकॉइन में इस वक्त प्रूफ ऑफ वर्क में जो यहाँ पर हम देखें POW कॉइन मीन माइनेबल कॉइन यूजिंग द प्रूफ ऑफ वर्क POW कंसेंसस एल्गोरिथम टू जनरेट द न्यू ब्लॉक टू द ब्लॉकचेन POW। ठीक है, POW में सारे फेरिस कॉइन आपको बिटकॉइन नज़र आता है। इसके बाद इथीरियम नज़र आता है, तीसरे नंबर पे डॉज कॉइन, लाइट, बिटकॉइन कैश, XMR, मोनेरो और डिफरेंट कॉइन्स आपको नज़र आते हैं। अब जबकि बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बाद जो प्रूफ ऑफ वर्क में सबसे बड़ा स्टेक है वो इथीरियम का है। उसके बाद अगर किसी का स्टेक है तो वो डॉज का। इथीरियम मर्ज आने के बाद प्रूफ ऑफ वर्क से जो हाईली सिक्योर्ड माना जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क से इथीरियम निकल जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा, तो डॉज विल बी द सेकंड प्रूफ ऑफ स्टेक एसेट होगा। डॉज कॉइन जो सेकंड प्रूफ ऑफ वर्क एसेट होगा इस तमाम पूरी लिस्ट में। बिटकॉइन प्राइमरी प्रूफ ऑफ वर्क होगा, उसके बाद अगर कोई देखा जाए जिसको एलन मस्क सपोर्ट कर रहे होंगे वो डॉज कॉइन होगा प्रूफ ऑफ वर्क में। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं कि क्यों एलन मस्क जो है वो कार्बन इमिशन को बेस्ड बनाकर जो प्रूफ ऑफ स्टेक में नहीं गए, वो प्रूफ ऑफ वर्क में ही रहे। फॉर द सिक्योरिटी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जब वो प्रूफ ऑफ वर्क में ही रहे तो उन्होंने इथीरियम को क्यों कंसीडर नहीं करा, और काफ़ी सारे कॉइन्स उनको क्यों कंसीडर नहीं करा, उन्होंने डॉज कॉइन को क्यों कंसीडर करा, और इथीरियम मर जाने के बाद जो है वो उनके डॉज कॉइन से उनको किस हिसाब से फ़ायदा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को जो हमने इस वक्त तक डिस्कस किया, अब थोड़ी सी मार्केट की कंडीशन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको स्टिल जो है वो वीकली में बिटकॉइन स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है 300 और 200 MA के दरमियान। 200 MA की जब कैंडल ही क्रॉस कर जाता है, 200 MA से प्राइस ऊपर चली जाएगी तो आपको एक तरह का समझ लीजिए ट्रेडर्स जो हैं वो तब लॉन्ग की पोजीशन को लगाना सिक्योर समझेंगे। फ्यूचर इंडिसेस खोलने में तकरीबन 12 घंटे जो है वो रह चुके हैं। उसके बाद आपको मार्केट की प्राइस के हवाले से जो अच्छी खासी प्रेडिक्शंस जो है वो आना शुरू हो जाएंगी कि किस जानिब जो आगे ये जाएगी। साथ ही बिटकॉइन का CME गैप जो है वो लोअर गैप के साथ ओपन हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो इस दफ़ा जो गैप बना के नीचे आएगी तो पॉसिबल चांसेस होंगे कि इतना बड़ा गैप नहीं है तो प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करके जो है वो आपको 20,000 तक जाती हुई नज़र आ सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि अपवर्ड गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। स्टिल आप देखें तो आपको लिक्विडेशन जो है वो काफ़ी हैवी नज़र आती हैं और लॉन्ग शॉर्ट में कुछ खासा डिफरेंस नज़र नहीं आता। जिस हिसाब से लॉन्ग में लिक्विडेशन होती है उस हिसाब से शॉर्ट में भी लिक्विडेशन हो रही हैं। पब्लिक जो है वो कोई डायमेंशन को जो है वो इस वक्त तक जो है वो नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसने जो अपर डायरेक्शन लेनी है, डाउनवर्ड लेनी है। इसलिए दोनों ट्रेडर्स जो हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट के जो ट्रेडर्स हैं वो आपको दोनों जो है वो लिक्विडेट होते हुए नज़र आते हैं। इसी के साथ बिटकॉइन रिजर्व्स को देख लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा प्राइस का। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर जो है वो 19 जून तक जो सेम पैटर्न फॉलो अप कर रहा है, रिजर्व निकलते रहते हैं, बिटकॉइन थोड़ा बहुत स्टेबल नज़र आता है, फिर वही रिजर्व जो है सर्कुलेट होकर वापस आते हैं, बिटकॉइन आपको उससे ज़्यादा क्रैश होता हुआ नज़र आता है, फिर वो स्लो रिजर्व निकलते हैं तो बिटकॉइन आपको स्लोली जो है एक रिकवरी दिखाता है। जैसे ही वो रिजर्व वापस आते हैं बिटकॉइन आपको और ज़्यादा क्रैश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सेम सर्कुलेशन चल रही है बिटकॉइन की। आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तकरीबन 14 अप्रैल से जो रिजर्व निकलना शुरू हुए और उसके बाद सेम रिजर्व के साथ जो सेम पैटर्न जो चल रहा है वही रिजर्व सर्कुलेट होकर वापस आते हैं, प्राइस थोड़ी बहुत रिकवर करती है, फिर वही रिजर्व निकल जाते हैं, प्राइस और ज़्यादा जो है वो क्रैश करती है। तो इस वीक के गैप में जितनी ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस को जो है वो ख़त्म करना था उसकी पूरी कोशिश की गई है। नेक्स्ट वीक जब ओपनिंग होगी तो मार्केट जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट होगी S&P 500 इंडेक्स से रिलेटेड आती हुई कोई भी न्यूज़ से जो है वो मार्केट ज़्यादा जो है वो एफिलिएटेड होगी, ज़्यादा जो है वो उसके साथ कोरिलेटेड होगी। तो नेक्स्ट वीक उम्मीद ये की जा सकती है कि मार्केट जो है वो S&P 500 इंडेक्स के साथ जो है वो आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आए। आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या वाकई एलन मस्क की डॉज कॉइन को सपोर्ट करने की यही वजह है या कोई और वजह हो सकती है? बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज आप क्या देखते हैं? इथीरियम मर जाने के बाद इथीरियम की प्राइस आप क्या देखते हैं? डॉज कॉइन की प्राइस क्या देखते हैं?
तमाम चीज़ों को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।